तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं क्लब वैस स्टडी पॉइंट। तो इस वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूं नाज़ीवाद और हिटलर का उदय, जो कि है आपका पार्ट नंबर 2 चैप्टर 3 का। और इस वाली वीडियो में आपका जो चैप्टर 3 है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्लास 9 के बच्चों के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपके लिए बताने वाले हैं जो भी आपका पार्ट 1 में टॉपिक रह गया था वो इस पार्ट 2 में आपका पूरा का पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका पूर्ण निर्माण। ठीक है, इसे समझते हैं कि ये क्या होता है। तो दोस्तों जो हिटलर था, आपने देखा था कि वो कैसे किस तरह से एक छोटे से लेवल से कितना ज्यादा जो है वो बड़ा हो गया। कैसे शुरुआत में उसके पास गरीबी थी, उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने एक संगठन ज्वाइन किया, उस संगठन में वो लीडर बन गया और फिर वहां से वो कैसे ग्रो करता गया। तो अभी इसके पास एक विशाल साम्राज्य है और अब इसकी अर्थव्यवस्था पे ये जो ध्यान है ये दे रहा है। ठीक है दोस्तों, यहां देखिए हिटलर ने क्या किया, अपने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए क्या किया, जिम्मेदारी जो थी वो एक अर्थशास्त्री को सौंपी। ठीक है, ये जो अर्थशास्त्री होता है इसको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है इन सभी चीजों में, अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, कैसे जो इनकम है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये सारा जो जिम्मेदारी है इसने किस पे सौंपा, एक अर्थशास्त्री पे सौंपा और उसने अपना काम सही से करा भी। अर्थशास्त्री ने क्या किया, सबसे पहले उसने ध्यान दिया सरकारी पैसों से जो चल रहे थे क्या रोजगार कार्यक्रम उस पर, और जो रोजगार जो उपलब्ध कराना था उस पर। ठीक है, तो रोजगार कार्यक्रम पर दिया उसने और 100% इसने उत्पादन इस पर बढ़ा दिया और 100% इसने रोजगार भी है वो जो उपलब्ध कराने का लक्ष्य है इन सभी को इसने तय किया और बढ़ाया। ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। यहां पर हम समझते हैं कि जो हिटलर है वो क्या हो रहा है, वो कामयाब होता चला जा रहा है। जिस चीज में जिस फील्ड में वो कदम रख रहा है उस फील्ड में क्या है वो कामयाब होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसने क्या किया, विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर ने क्या किया, फौरन कामयाबी उसको मिल गई। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसने क्या किया, चेकोस्लोवाकिया के एक छोटे से प्रांत जहां पर जर्मन भाषा बोली जाती थी, ठीक है, वहां पर कब्जा किया इसने। जब वहां पर छोटी जगह पर इसने कब्जा कर लिया तो इसने क्या किया, फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को इसने हड़प लिया। ठीक है, पहले इसने छोटे से शुरुआत की और पूरे चेकोस्लोवाकिया को इसने हड़प लिया। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इसके 2 शत्रु और बन गए। ठीक है, और वो सारी बात हम बाद में करेंगे। पहले यहां समझिए कि जो इंग्लैंड है वो भी इसका क्या था, इसका जो खामोश समर्थन कर रहा था, यानी वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं दिखा रहा था लेकिन वो समर्थन तो कर रहा था। ठीक है, यहां पर हम आगे देखते हैं, घरेलू और विदेशी मोर्चे पर उसने भी जल्दी जल्दी कामयाबी पा ली। अब लोगों को क्या लगा, अब लोगों को ये लगा कि भाई अब तो दुनिया जो है वो पलटने वाली है, क्योंकि ये बहुत तीव्र रफ्तार से बहुत ही ज्यादा खतरनाक जो काम है वो करने वाला है। तो ऐसा लग रहा था कि देश की जो नियति है वो क्या है, वो पलटने वाली है। ठीक है, लेकिन जो हिटलर है वो यही नहीं रुका। हिटलर ने क्या किया, अर्थशास्त्री से दोबारा पूछा। अर्थशास्त्री ने कहा कि हिटलर को सलाह दी कि भाई अब तुम जो है सेना पे खर्चा मत करो ज्यादा, ठीक है, हथियारों पर खर्चा मत करो ज्यादा, क्योंकि जो हमारा जो बजट चल रहा है सरकारी बजट, ठीक है, वो सरकारी बजट क्या चल रहा है, घाटे में चल रहा है। तो मैं आपको पहले यहाँ पर थोड़ा सरकारी बजट के बारे में बता दूं। देखिए जैसा होता क्या है, हमारे घर हमारे फैमिली में एक बजट बनाते हैं हम, ठीक है, कि इतनी सैलरी आने वाली है और किस किस को देना है, ठीक है, और उसमें से कितना बचाना है, कौन सी ईएमआई की किस्त पे करनी है, सारी बजट बनाते हैं हम। तो सरकारी बजट क्या होता है, सरकार एक बजट बनाती है कि कौन सी चीजें, कितने पैसे हमारे पास आने वाले हैं, कितने पैसे हमारे पास जो वो आने वाले हैं कर्ज से, टैक्स से, और उसका हम कहां कहां इस्तेमाल करेंगे। तो वो जो हिटलर का क्या था, वो घाटे में चल रहा था, इसलिए अर्थशास्त्री ने उसे क्या किया, सलाह दी कि आप क्या है, आप इन सब चीजों पे पैसे ज्यादा वेस्ट मत करो। लेकिन अब हिटलर ने क्या किया, हिटलर ये चीज को मानता था कि उसकी बातों में आप सहमत हो, उसे आप जो है ज्यादा मत सिखाओ। तो उसने उस जो अर्थशास्त्री था उसे वहां से बाहर निकलवा दिया। उसके बाद उसने क्या सोचा, अब हिटलर ने सोचा कि जो आर्थिक संकट मेरे ऊपर चल रहा है, तो उस आर्थिक संकट से निकलने के लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं। ठीक है, या तो मैं नॉर्मल चलता जाऊं या मैं एकदम से पलट दूं जुगाड़ को, यानी मैं युद्ध का रास्ता चुन लूं। ठीक है,
तो उसने युद्ध का जो रास्ता है वो चुना और वो अपनी सीमाओं का विस्तार करने लगा। जो उसकी सीमाएं हैं, जो उसकी राष्ट्रीय सीमाएं हैं, उनका वो बहुत तगड़े तरीके से जो है विस्तार करता गया और उसे ये लगा कि अपनी सीमाओं का विस्तार करना ये एक अच्छी चीज है अपने आप को ग्रो करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा संसाधन को इकट्ठा करने के लिए। तो यही रास्ता इसने क्या किया, अपना लिया। ठीक है दोस्तों, यहां देखते हैं हम इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसने क्या किया, सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से जो है दो शत्रु मैंने आपको बताए थे बन गया था। ठीक है, इसके दो नए शत्रु उभर के आए थे। वो कौन से थे? वो थे फ्रांस और इंग्लैंड। ठीक है, और उसके साथ भी जो इसका युद्ध है वो शुरू हो गया था। मतलब कि जब इसने दूसरों के मैटर में टांग अड़ाया तो इसके और जो शत्रु है वो बनते चले गए, जो कि एक नॉर्मल सी बात है, ऐसा होता है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसका जो वो है पावर वो एकदम से बढ़ गई। इसने एक संधि पर हस्ताक्षर किया जो था त्रिपक्षीय संधि। ठीक है, सितंबर 1940 में क्या किया, जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। अब इस हस्ताक्षर से क्या हुआ, इस हिटलर को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्या हुआ, दावा मिल गया। यानी इसको अपना वर्चस्व दिखाने का एक जो है बहाना सा मिल गया। यानी आप समझ सकते हो इसकी बात फैल गई लोगों तक, ये थोड़ा फेमस होने लग गया अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। यूरोप के ज्यादातर देशों में जो नाजी जर्मनी का समर्थन करने वाली जो थी सरकार बैठने लग गई, कठपुतली टाइप। ठीक है, उन्हें कंट्रोल कोई और करता था, बस वो बैठी हुई थी। 1940 के अंत में हिटलर जो अपनी ताकत के शिखर पर था, होता क्या है देखिए, मान के चलो कोई प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है, उस प्रोडक्ट का हम क्या है कर बढ़ा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जो वो प्रोडक्ट है वो हाई लेवल पर जाएगा, उसका पीक पॉइंट होगा कि यहां पर सबसे ज्यादा बिका था। ठीक है, वो प्रोडक्ट। तो इसी प्रकार के इसके साथ हुआ था। इस क्या था, हिटलर की जो ताकत का जो शिखर था वो 1940 था। ठीक है, यहां समझिए एक बात, जून 1941 में क्या हुआ दोस्तों, उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। ठीक है, उसने सोवियत संघ पर हमला किया और सबसे बड़ी जो गलती मानी जाती है इतिहास में हिटलर की, वो यही थी। हमला तो कर दिया उसने, ये हिटलर की सबसे तगड़ी ऐतिहासिक बेवकूफी में से एक है। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायुसेना के बमबारी के चपेट में आ गया। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मन को नाको चने चबवा रही थी। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों यहां पर बहुत बुरी तरह से पिटी। यहां पर किसकी, हिटलर की जो सेना है वो बहुत गंदी तरीके से पिटी। जैसे हम कहते हैं ना लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना मतलब वो मुश्किल काम है, तो ऐसे ही यहां पर इनके साथ जो है उनकी सेनाएं कर रही थी। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते हटते जर्मन सिपाहियों का आखिरी तक पीछा किया, खदेड़ा उनको पूरा, और अंत में बर्लिन के बीचों बीच जाकर पहुंच गए। इस घटनाक्रम में ताकत जो मिली और वर्चस्व जो दिखा वो हिटलर का नहीं दिखा, वो सोवियत का दिखा, सोवियत का वर्चस्व। ठीक है, इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी तक पूरे पूर्वी यूरोप में सोवियत वर्चस्व जो है वो स्थापित कर दिया। ठीक है, यहां समझिए जो अमेरिका था उसकी हालत तो वैसे ही खराब हो गई थी प्रथम विश्व युद्ध से, तो क्या था कि वो इन सब चीजों में पढ़ना नहीं चाहता था, इन सब मैटर में। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध आप इसे समझ सकते हो, तो दूसरे विश्व युद्ध में एक तरह से वो पढ़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका जो है उसके पास कोई कारण नहीं था पढ़ने का, और एक बार उसका नुकसान हो चुका था इन सब मैटर में, तो अब वो इन सब चीजों में नहीं जाना चाहता था। अमेरिका इस युद्ध में फंसने को लगातार बच रहा था कि मैं कैसे न कैसे बचा रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा इस युद्ध में। लेकिन अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं दोहराना चाहता था। लेकिन दोस्तों ये ज्यादा देर तक ये रुक भी नहीं पाया। क्यों? उसका कारण है, लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह पाया, क्योंकि पूरब में जो है वो जापान की ताकत फैलती जा रही थी। ठीक है, उसने क्या किया, उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और प्रशांत महासागर में जो अमेरिकी ठिकाने थे प्रशांत महासागर में, वहां पर हमले की पूरी योजना बना ली कि अब तो मैं हमला कर दूंगा अमेरिका के ऊपर। ये प्लानिंग किसने की? जापान ने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ,
जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया, यानी अब जापान और हिटलर आपस में मिल गए, तो पर्ल हार्बर, आपको पता ही होगा बहुत खतरनाक हमला था ये, जो कि अमेरिका के ऊपर किया गया था। ठीक है, पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी का निशाना बनाया गया, तो अमेरिकी भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। यानी जब तक उसका पर्सनल मैटर नहीं आया तब तक जो वो है अपने दूसरे विश्व युद्ध में नहीं पड़ा अमेरिका। लेकिन जब देखा कि पर्ल हार्बर का इतना तगड़ा हमला और उसके बाद उसका इतना ज्यादा नुकसान, उसके बाद अमेरिका भी पीछे नहीं रहा और वो भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। ठीक है, यहां पर समझते हैं एक और बात। यह युद्ध मई 1945 में खत्म हुआ दोस्तों। दो चीजें हुई इसमें, आपको याद होगा, बहुत तगड़ी चीजें हैं। एक आपको याद होगा, अमेरिका ने जब परमाणु बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जापान में, और एक हिटलर की हार, इन दोनों से यह युद्ध खत्म हुआ था। एक हिटलर की हार और एक जापान के जो दो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, वहां पर 1945 में, ठीक है, तो शहर पर अमेरिका परमाणु बम गिराने के बाद जो है ये खत्म वो हुआ था। ठीक है, यहां पर देखते हैं हम नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण। नात्सी यानी कि जो नात्सी थे, ठीक है, यानी आप समझ सकते हो जो हिटलर की तरफ से जो पार्टी थी उसका विश्व दृष्टिकोण कैसा था, वो कैसे देखता था दुनिया को। तो नात्सियों की जो दलील थी वो बहुत साफ थी, सरल थी। जो नस्ल सबसे कमजोर है, ठीक है, वो नहीं रहनी चाहिए, मर जानी चाहिए उसे, और जो सबसे ताकतवर है वो जिंदा रहेगी। बाकी कमजोर नस्ल क्या होनी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। जैसे आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी चाहिए और ताकत हासिल करनी चाहिए और दुनिया में वर्चस्व कायम रखना चाहिए। ये इनकी दलील थी, नॉर्मल इनकी बात थी। वह मानता था कि लोगों को बसाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर क्या है, कब्जा करना बढ़िया रहेगा, जुगाड़। इससे देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और इसको फायदा भी होगा हर एक प्रकार का। ठीक है, पूरब में क्या किया, पूरब में हिटलर ने जर्मन सीमाओं को और ज्यादा फैलाया। ठीक है, फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक जगह इकट्ठा किया जा सके। ये अपने जो सिस्टम है इसको फैला रहा था बहुत ज्यादा, जिससे इनके जो बंदे हैं वो एक जगह पर इकट्ठा रहे। ठीक है, नस्ली का कल्पना लोक यूटोपिया। यहां पर हम जानेंगे दोस्तों पोलैंड के बारे में, जिसका कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिस्टम रहा। ठीक है, बहुत ज्यादा बुरा हुआ, तहस नहस कर दिया गया पोलैंड को, इन सब चीजों के बारे में। जनसंहार यानी लोगों को मारना और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू थे, यानी ये नॉर्मल बात थी, जनसंहार और युद्ध। ठीक है, पराजित पोलैंड, जो हार चुका पोलैंड था, वो पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया था। उत्तरी पश्चिमी पोलैंड का ज्यादातर जो हिस्सा था वो जर्मनी में मिला लिया गया था। ठीक है, पूरे हिस्से को इन्होंने जर्मनी में मिला लिया, पोलैंड के उत्तरी पश्चिम के। पोलैंड के जो लोग थे उनको अपना घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो पोलैंड के जो बुद्धिजीवी थे, अर्थात पोलैंड के जो कुछ समझदार लोग जो स्थिति को कुछ अच्छा कर सकते थे, बाउंस बैक कर सकते थे, या आप समझ सकते हो दोबारा खड़ा कर सकते थे। ठीक है, तो उस बुद्धिजीवी को बड़े पैमाने पर मौत के घाट जो है उन्होंने उतार दिया। ठीक है, तो अब ना रहेंगे समझदार लोग और ना होगा कुछ दोबारा से सिस्टम। ठीक है, तो आर्य जैसे लगने वाले जो पोलैंड के बच्चे थे, उनके माँ बाप से उनको छीन लिया गया, उनको जांच कराया गया विशेषज्ञों से। ठीक है, जांच में अगर वह जो है नस्ली जांच में कामयाब होते, ठीक है, तो फिर तो उनको बढ़िया से पाला जाता, जर्मन के परिवार में अच्छे से पाला जाता। लेकिन अगर वो नस्ली जांच में जो है कामयाब नहीं होते तो उनको अनाथ आश्रमों में डाल दिया जाता था। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आएगा अनाथ आश्रमों में उन्हें डाल दिया जाता था, जहां उनमें से ज्यादातर तो मर ही जाते थे। यानी आप इसका सिस्टम समझ रहे हो कि इसने प्यूरिफाई करना चालू कर दिया अपने में और दूसरों में। ठीक है, जो इसको नहीं लगता था अच्छा उसको ये मार देता था। ठीक है, यहां हम समझते हैं नात्सी जर्मनी में युवाओं की स्थिति, यानी जो नात्सी जर्मनी था उसमें युवाओं की क्या स्थिति थी। ठीक है, तो दोस्तों युवाओं की स्थिति यहां पर आप समझ सकते हो बुरी ही है, क्योंकि युवाओं में हिटलर की जो दिलचस्पी थी वो बहुत ज्यादा थी, जुनून था उसके अंदर युवाओं को चेंज करने के लिए। उसका मानना था
कि एक शक्तिशाली नात्सी समाज को बनाने के लिए, स्थापना करने के लिए बच्चों की विचारधारा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए बच्चों को क्या करना पड़ेगा, नात्सी विचारधारा का घुट्टी पिलाना पड़ेगा, उनके दिमाग में, उनके दिलों में जो है नात्सी विचारधारा को घोलना पड़ेगा। और जैसा इसने सोचा वैसा ही इसने करना चालू कर दिया। ठीक है, इसके लिए उसने क्या किया, बच्चों के ऊपर नियंत्रण रखा, स्कूल में भी और स्कूल के बाहर भी, दोनों जगह पर बच्चों पर पूरा पूरा नियंत्रण रखा, आवश्यक नियंत्रण जो होने चाहिए। यहूदी या राजनीतिक रूप से जो अविश्वसनीय दिखाई दे रहे थे, यानी जो इनको शक था कि या तो ये यहूदी होगा या तो ये हमारे चीजों से खुश नहीं है, तो ठीक है, जिन पर भी उनको विश्वास था या ना विश्वास था, तो ठीक है, उन बंदों को तो पहले नौकरी से हटाया इसने, उसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया इसने, उसके बाद बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा, बच्चों में इसने जो है भेदभाव करना शुरू कर दिया वहीं पर कि ये मेरे सिस्टम के हैं, वो दूसरे सिस्टम के हैं। तो जर्मन और जो यहूदी बच्चे हैं इनको एक साथ नहीं बिठाया गया, यानी कि अलग अलग बिठाते थे दोनों को, और खेल कूद भी जो है वो भी अलग अलग करवाते थे। ठीक है, बाद में क्या हुआ, यहूदियों के बच्चों को और विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया इन्होंने, और 40 के दशक में आते आते उन्होंने गैस चैम्बरों में उनको भी झोंक दिया। ठीक है, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है जो इन्होंने करा। इन्होंने किताब को, जो किताब थी ना स्कूल की, उनको इन्होंने दोबारा से बनवाया, जो सब्जेक्ट थे उसमें जो टॉपिक थे उनको दोबारा से चेंज किया इन्होंने, अपने हिसाब से सारी सिस्टम में लागू की इन्होंने। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को दोबारा से नए सिरे से लिखा गया। ठीक है, नस्ल के बारे में प्रचलित नात्सी विचारधाराओं को, यानी कि जो नात्सी विचारधारा थी ना, इनको सही ठहराने के लिए इन्होंने एक अलग सब्जेक्ट चालू कर दिया, नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया सब्जेक्ट इन्होंने पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया। ठीक है, यानी आप समझ सकते हो इन्होंने नस्ली विचारधारा को जो है सपोर्ट करने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम किए और किस हद तक पहुंच गया। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने। ठीक है, यहूदियों से नफरत करे और हिटलर की पूजा करे। देखिए बच्चों को क्या क्या सिखाया जा रहा है, वफादार और आज्ञाकारी तो ठीक है, लेकिन यहूदियों से नफरत भी करने के लिए बोला और हिटलर की पूजा करने के लिए भी बोला। खेलकूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा, ठीक है, और आक्रामकता की भावना को उन्होंने पैदा कर दी। ठीक है, हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का अगर उनको प्रशिक्षण दिया जाए तो बच्चों का जो दिमाग होगा, दिलो दिमाग, वो फौलादी बनेगा, फौलादी दिल वाले बनेंगे, वो ताकतवर बनेंगे और मर्दाना बनेंगे। ऐसी कुछ उनकी सोच थी। तो शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में उनको जो है लेबर सर्विस यानी कि श्रम सेवा में शामिल किया जाता था, और आगे चलते चलते उनको एक नाजी संगठन से भी जुड़ना अनिवार्य था। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाजी संगठन की सदस्यता भी लेनी पड़ती थी। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जो है वहां पर चालू हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम यहां पर समझते हैं मातृत्व की नाजी सोच, यानी इनकी सोच कैसी थी ये देखते हैं। हर एक बच्चे को यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से अलग होती है, यानी यहां पर इन्होंने जुगाड़ कर दिया औरतों और मर्दों में भेद, यानी यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, असमानता को जागरूक करना चालू कर दिया। ठीक है, असमानता इन्होंने फैलानी स्टार्ट कर दी। औरत और मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है। ये कहते थे कि औरत जो मर्दों के समान अधिकार की बात करती है वो गलत है, औरत और मर्द तो कभी समान हो ही नहीं सकते, ये इनका मानना था। ठीक है, लड़कों को आक्रामक होना चाहिए, मर्दाना होना चाहिए, पत्थर दिल वाला होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है इनको सिखाई जाती थी बच्चों को। ठीक है, और लड़कियों को क्या सिखाया जाता था, उनको ये सिखाया जाता था कि उनका जो मेन काम है, उनका जो फर्ज है वो है एक अच्छी मां बनना। ठीक है, और बच्चों का पालन पोषण करना। ठीक है, उसके बाद उन्होंने 1933 में क्या कहा, हिटलर ने कहा कि मेरे राज्य की जो सबसे महत्वपूर्ण नागरिक है ना वो माँ है। उसके बाद इन्होंने माँ के ऊपर कुछ जो है अवार्ड देना चालू कर दिया, जैसे कि जिसके 4 बच्चे होंगे उन्हें ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, ऐसे ऐसे जिनके 8 से ज्यादा होंगे उनको गोल्ड मेडल। तो ऐसे करके इन्होंने उनको अवार्ड देना जो है वो चालू कर दिया। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, ठीक है,
और 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का, और 8 या उससे अधिक ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। यानी आप यहां पर देख सकते हो कि 4 बच्चे, ठीक है, 6 बच्चे और 8 बच्चे, ये सब तो बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता है, मतलब सारी गलती जुगाड़ हो रहा था यहां पर जो भी हो रहा था। ठीक है, प्रसार की कला, यहां पर इन्होंने क्या किया, जो मीडिया है, मीडिया यानी प्रचार करने का जो साधन है, उसका बहुत दिमाग लगा के इस्तेमाल किया और नात्सी विचारधारा को इन्होंने बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया। कैसे बढ़ाया वो देखिए। यहां पर नात्सी शासन ने भाषण और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। ठीक है, उसका जबरदस्त उन्होंने फायदा उठाया। शासन के लिए समर्थन हासिल करने के लिए और नात्सी विचार दृष्टिकोण फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इन्होंने जो इस्तेमाल जो है वो किया। इन्होंने क्या किया, किस जुगाड़ से किया, ये समझते हैं। यहां पर नात्सी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों का इस्तेमाल किया, फिल्मों का इस्तेमाल किया, रेडियो का इस्तेमाल किया, पोस्टरों का इस्तेमाल किया, आकर्षक नारे जो सुनने में बड़े अच्छे लगते वैसे नारे, इश्तिहारी पर्चों, इन सब का खूब सारा लिया और बहुत ज्यादा जो है इसे वायरल किया इन सब चीजों को। ठीक है, नात्सी ने क्या किया, आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए पूरा प्रयास किया, एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया पूरा का पूरा। ठीक है, और पूरे समाज में अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको सिर्फ केवल और केवल नात्सी ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान के चलो हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम पुलिस के सहारे जाते हैं, पुलिस हमारा एकमात्र अच्छा साथी होता है। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज फैलाई कि तुम्हें कुछ भी दिक्कत है तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ मैं ही और मैं ही कर सकता हूं। ठीक है, ये इन्होंने जुगाड़ अपनाया। आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध, ये देखते हैं क्या था। बहुत सारे लोग नात्सी धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए, यानी बहुत सारे लोग क्या हुए दोस्तों, इन सभी प्रचार का शिकार हो गए, यानी मान गए वो बात। देखिए अभी आपके सामने अगर टीवी में कोई ऐड दिखाई जाती है, एक बार से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 बार से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 100 बार वही ऐड हम देख लेते हैं तो हमें वो ऐड याद हो जाती है, दिमाग में आ जाता है, कई बार तो हम वो ऐड गुनगुनाने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन्होंने इतनी तगड़ा जो है प्रसार किया था अपनी चीजों का कि लोग बिल्कुल मान गए थे बातों को, चाहे वो बात गलती क्यों नहीं थी। तो वह दुनिया को नात्सी नजरों से देखने लग गए थे, बहुत सारे लोग शिकार हो गए और नात्सी नजरों से दुनिया को देखने लग गए, जो कि एक मेरे ख्याल से गलत बात थी। किसी यहूदी से आमना सामना जब भी हो जाता था उन्हें, तो उनके भीतर एक गुस्सा पनप जाता था, यार ये तो मेरा दुश्मन है, ऐसा लगता था उन्हें ऐसा एहसास होता था कि जो यहूदी है वो उनके दुश्मन है। किसी यहूदी का जो घर उनको दिखता था तो उनके घर के बाहर वो निशान लगा देते थे कि ये यहूदी है। और निशान क्या, वह अगर उनको पड़ोसी में कोई शक भी हो जाता था तो वो इस बात की जो है जानकारी वो पुलिस को सूचित कर देते थे, और पक्का विश्वास था और उस जनता को पूरा विश्वास हो गया था कि हमारा जो भला है और हमारी जो तरक्की है वो केवल एक ही बंदा कर सकता है, और वो है नात्सीवाद। ठीक है, लेकिन दोस्तों जर्मनी में हर एक व्यक्ति नात्सी नहीं था। ठीक है, बहुत सारे लोग थे जो पुलिस के दमन यानी पुलिस के डर के कारण, मौत की वजह से भी, पुलिस के डर की वजह से, मौत की जो है डर की वजह से, इसकी वजह से भी, इसकी आशंका होने की वजह से भी वो नात्सीवाद का जमकर विरोध करने लग गए। इतनी कठिनाइयों के बाद भी कुछ लोग नात्सीवाद का विरोध करते थे। कई लोग नात्सीवाद का विरोध करना चाहते थे लेकिन वो विरोध करने में डरते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि भाई अगर मैं नात्सीवाद का विरोध करता हूं और नात्सीवाद के खिलाफ मतभेद करता हूं तो मुझे क्या होगा, मेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर कोई बंदा मतभेद करना भी चाहता था या अपनी दिल की बात सामने रखना भी चाहता था तो वो नहीं रखता था, वो आंखें फेर कर वहां से चले जाना ही ठीक समझता था। ठीक है, तो यार ये सारा जो सिस्टम है वो होने लग गया। अब हमारे सामने बात आती है महाध्वंस और होलोकॉस्ट के बारे में। तो दोस्तों होलोकॉस्ट, महाध्वंस, ये क्या था, ये बहुत बड़ी लड़ाई थी। ठीक है, यानी जो बहुत बड़ी लड़ाई, ये सारी सिस्टम जो हो रहा था, इसे ही महाध्वंस कहते हैं, होलोकॉस्ट कहते हैं। और इसके जो प्रूफ है यानी इसके बारे में जो लिखा जोखा या लिखी सब जो बातें हैं वो आज भी संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है।
यही आपका महाध्वंस और हॉलोकॉस्ट में टॉपिक होगा। ठीक है, यहां पर समझते हैं हम जो नाजी तौर तरीके की जानकारी थी, जो नाजी शासन के आखिरी सालों में जो रिस कर वो बाहर जर्मनी के बाहर आने लग गई, यानी बंदों को पता चल गया कि आखिरकार नाजी सच में है क्या। ठीक है, लेकिन वह कितना भीषण है और कितना रक्तपात हुआ, इसका जो असली अंदाजा है वो दुनिया को युद्ध खत्म होने के बाद ही पता चल पाया। जर्मनी के हार जाने के बाद ही लोगों को एहसास हो पाया कि आखिरकार हमारे साथ ये क्या सिस्टम चल रहा था। लेकिन यहूदी भी ये चाहते थे कि दुनिया भीषण अत्याचारों और पीड़ा को याद रखे जो उन्होंने नाजी कत्लेआम में झेली थी। इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस और होलोकास्ट कहते हैं। ठीक है, यानी जो नाजी ने जो इतनी खतरनाक लड़ाई लड़ी, कत्लेआम हुआ, खून खराबा हुआ, ठीक है, इन्हीं सब चीजों को होलोकास्ट जो है वो कहा जाता है। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों के संग्रहालय में आज भी इस महाध्वंस का जो इतिहास है वो जिंदा है। ठीक है दोस्तों, तो आपके जो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे हो चुके हैं, वीडियो आपकी खत्म हो चुकी है। वीडियो पसंद आई तो आप कर सकते हैं एक लाइक, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी, शेयर कर सकते हैं क्लासमेट के साथ, सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को, बगल बेल नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, आप उसे प्रेस कर सकते हैं, इससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। आपके जो अगले चैप्टर है बहुत जल्दी ही आते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।